आज हम समझने वाले हैं ये जो इटली है इसका एकीकरण कैसे हुआ था। लेकिन इंग्लैंड में अभी भी राजतंत्र चल रहा था। अब काउंट काबूल बेचैन था। हथियारों के साथ एक सेना बनाई। वो लोग उस्मानिया साम्राज्य की ओर से युद्ध में उतर गए। काउंट काबूल की मृत्यु हो गई। यूरोप के बहुत सारे देश आए थे। ये कहानी है इटली के एकीकरण की। साथियों, स्वागत है आपका। जहाँ पर हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट को कार्टून के माध्यम से पढ़ाते हैं। जैसा कि आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इतिहास की दुनिया भाग 2 को, जिसके पहले चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। साथियों, ये पाठ बहुत बड़ा है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि फ्रांस की क्रांति ने कैसे पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया था। लोगों के अंदर आज़ादी और राष्ट्रवाद की आग जल चुकी थी। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुआ। अब वही राष्ट्रवाद इटली की गलियों में पहुंच चुका था, जहां अलग अलग राज्यों में बटा इटली एक नया देश बनने की तरफ बढ़ रहा था। कौन थे वो लोग जिन्होंने इस सपने को सच किया? कैसे मेजनी ने युवाओं को जगाया? कैसे काबू ने राजनीति खेला? और कैसे गेरिबाल्डी ने तलवार उठाकर इतिहास बदल दिया? ये कहानी है इटली के एकीकरण की। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इटली के एकीकरण की पूरी कहानी को। अगर आपने फ्रांस की क्रांति वाली पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये कहानी वहीं से शुरू हुई थी। उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। आज हम समझने वाले हैं ये जो इटली है इसका एकीकरण कैसे हुआ था। भैया ये एकीकरण क्या होता है? एकीकरण का मतलब होता है जब बहुत सारे छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश बन जाते हैं, तो उसे ही उस देश का एकीकरण कहते हैं। चलो तो अच्छे से समझते हैं इसको। ये इटली है। आज जो इटली इतना बड़ा एक देश के रूप में दिख रहा है, ये पहले इतना बड़ा नहीं था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जब वो सारे राज्य मिलकर एक देश बने, तो इसे ही इटली का एकीकरण कहा गया। तो एकीकरण का मतलब होता है जब बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं, तो उसे ही उस देश का एकीकरण कहा जाता है। पर इटली का एकीकरण इतना आसानी से नहीं हुआ। तो चलिए अब हम समझते हैं इटली में जो छोटे छोटे राज्य बटे थे उनके क्या नाम थे और वहाँ पर कौन शासन कर रहा था। देखिए, जो ये वाला क्षेत्र है इसका नाम लोम्बार्डी बेनेसिया था। ये वाला क्षेत्र ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। और जो ये मध्य इटली है इसका नाम पेपल राज्य था। यहाँ पर ईसाइयों के धर्मगुरु पोप का शासन था। और पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण उनके नेतृत्व में हो, वो भी धार्मिक दृष्टिकोण से। और जो ये दक्षिण का क्षेत्र है इसका नाम सिसिली और नेपल्स था। इस क्षेत्र को दो सिसिली का साम्राज्य भी कहा जाता था। इस राज्य में बुर्बो राजवंश का शासन था। और जो ये वाला क्षेत्र है इसका नाम सर्डिनिया पिडमाउंट था। तो अभी हमने उस समय के हालात को समझ लिया कि उस समय जो इटली था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और हर राज्य में एक अलग शासक था। तो चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। जब फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उसका असर इटली पर भी पड़ा था। और इटली के लोगों ने उस क्रांति से सीखा कि समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता क्या होती है। ये नेपोलियन बोनापार्ट है। इसके बारे में हम लोग फ्रांस की क्रांति में पढ़ चुके हैं। लेकिन इसने अपने शासनकाल में यूरोप के कई देशों को अपने युद्ध से जीत लिया था। जब नेपोलियन ने इटली को जीता तो उसने इटली को तीन गणराज्यों में बांटा: सी स्पाइन गणराज्य, लिगुलियन, ट्रांसपेडेन। और उसने वहाँ की सड़क और यातायात व्यवस्था को बहुत अच्छा कर दिया। और जो अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे जो अपना अलग अलग शासन चला रहे थे, तो नेपोलियन ने उन सभी क्षेत्रों को एक प्रशासन के अधीन लाया। इससे लोगों में एकता और जागृति पैदा हुई। और वहाँ के लोगों को महसूस हुआ कि हम सब एक इटली के लोग हैं। और उसके बाद 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हो गया था, जहाँ पर ये पूरी तरह हार गया। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया तो 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि वियना कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ था। उस सम्मेलन में नेपोलियन बोनापार्ट ने जो इटली में बदलाव किए थे उसे पुराने रूप में लाने के लिए इटली के जो दो राज्य थे, पिडमाउंट और सर्डिनिया, उनका एकीकरण कर दिया गया, यानी एक में मिला दिया गया। भैया उन दोनों राज्यों को क्यों मिला दिया गया? क्योंकि जो ये फ्रांस था ना, यहाँ पर अब धीरे धीरे क्रांति हो रही थी और ये एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा था। इसके आसपास जितने भी देश थे वो खुद छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। तो फ्रांस पर नियंत्रण रखा जा सके, इसलिए इटली के इस राज्य को मजबूत बनाने की कोशिश की गई। और यहीं से इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। सन 1820 ईस्वी में
इटली के कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधार के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे और वहाँ के राष्ट्रवादियों ने एक गुप्त दल बनाया जिसका नाम उन्होंने कार्बोनारी रखा। तो आपसे पूछा जा सकता है, कार्बोनारी का गठन किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रवादियों ने। इस दल का काम था कि इटली से राजतंत्र को खत्म करना, इटली का एकीकरण करके उसे एक देश बनाना, और कार्बोनारी के सदस्य छापामार युद्ध से राजतंत्र को खत्म करके गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। भैया ये छापामार युद्ध क्या होता है? ओ चिंटू, ये एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें छोटे छोटे ग्रुप होते हैं और वो लोग अचानक से हमला करके जल्दी से भाग जाते हैं। तो ऐसे ही युद्ध को छापामार युद्ध कहा गया और इसे एक और नाम दिया गया, गोरिल्ला युद्ध। समझ गए चिंटू? हाँ भैया। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। उस समय इटली में एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता था जिसका नाम जोसेफ मेजनी था और वो भी कार्बोनारी का सदस्य था। 1830 ईस्वी में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उसका प्रभाव इटली पर भी पड़ा था और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। तो ये जो मेजनी था, इसने उन नागरिक आंदोलनों का प्रयोग करते हुए उत्तरी इटली और मध्य इटली का एक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। लेकिन जो वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था ना, मेटरनिक, उसने इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को दबा दिया और क्रांतिकारियों पर कठोर कार्रवाई की, जिसके कारण मेजनी को इटली छोड़कर भागना पड़ा और वो इटली से इंग्लैंड भाग गया। भैया ये मेजनी कौन है? इसके बारे में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। थोड़ा अच्छे से बताइए। हाँ चलो चिंटू, इसके बारे में पूरा अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, ये मेजनी है। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में इटली के जेनेवा में हुआ था। ये साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। इसमें आदर्शवादी गुण ज्यादा थे और व्यवहारिक गुण कम थे। मतलब? मेजनी चाहता था कि पूरी इटली एक हो जाए और यहाँ गणराज्य स्थापित हो और राजतंत्र खत्म हो जाए। ऐसे विचार थे मेजनी के। इसलिए उसमें आदर्शवादी गुण ज्यादा थे लेकिन व्यवहारिक गुण कम थे, क्योंकि उस समय इटली कई हिस्सों में बटा हुआ था और इटली के पास जो ये ऑस्ट्रिया देश था, ये बहुत शक्तिशाली था, जो इटली में क्रांति होने से रोक देता था। और इटली के कुछ लोग चाहते थे कि राजतंत्र चलते रहे और जो ये पेपल राज्य है, जहाँ पर ईसाइयों के धर्मगुरु पोप का शासन था, पोप चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से हो। इस तरह इटली में अलग अलग विचार थे लोगों के, लेकिन मेजनी सबको साथ लेकर नहीं चल सका और अंत में उसकी पराजय हो गई। लेकिन मेजनी ने हार नहीं मानी और सन 1831 ईस्वी में उसने एक संस्था बनाई जिसका नाम उसने यंग इटली रखा। इस संगठन ने आधुनिक इटली बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संस्था का मुख्य काम विदेशी शासन को खत्म करना था, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रिया जैसे देशों का इटली के कई भागों पर नियंत्रण था। इसलिए यंग इटली चाहता था कि विदेशी हस्तक्षेप खत्म हो और वो लोग इटली को एक संयुक्त गणराज्य बनाना चाहते थे। मेजनी चाहता था कि केवल इटली में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता फैले, और जहाँ भी विदेशी या निरंकुश शासन था वहाँ लोगों में देशभक्ति, स्वतंत्रता, एकता की भावना जगे। इसके लिए मेजनी ने 1834 ईस्वी में एक और संस्था का गठन किया जिसका नाम उसने यंग यूरोप रखा। इस तरह मेजनी ने दो संस्था बना दिया था, पहला यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप। यंग इटली संस्था इटली के लिए थी जो 1831 ईस्वी में बनाई गई थी, और यंग यूरोप संस्था पूरे यूरोप के लिए थी जो 1834 ईस्वी में बनाई गई थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, सन 1848 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुई तो उस समय पूरे यूरोप में जगह जगह क्रांति हो रही थी। इसके कारण ऑस्ट्रिया का जो चांसलर मेटरनिक था वो भी इस बार इस क्रांति को रोक नहीं पाता है और उसे ऑस्ट्रिया छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ता है। भैया सब लोग इंग्लैंड ही क्यों भाग जा रहे थे? हाँ चिंटू, ये तो अच्छा सवाल है। इसका कारण है क्योंकि उस समय पूरे यूरोप में क्रांति चल रही थी लेकिन इंग्लैंड में अभी भी राजतंत्र चल रहा था, इसलिए सब लोग इंग्लैंड भाग रहे थे। समझ गए चिंटू? हाँ भैया। तो जब मेटरनिक ऑस्ट्रिया छोड़कर इंग्लैंड भाग गया तो इटली की राजनीति में मेजनी दोबारा आया। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण करके उसे एक स्वतंत्र गणराज्य बनाना चाहता था। लेकिन जो ये इटली में जगह थी, सर्डिनिया पिडमाउंट, वहाँ का शासक था चार्ल्स एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट चाहता था कि इटली का एकीकरण हो लेकिन उसके नेतृत्व में, और उसका राजतंत्र बना रहे, यानी राजा भी रहे और सभी राज्य उसके अधीन आ जाएं। और जो ये पेपल राज्य था, उस समय पेपल राज्य की राजधानी रोम थी और आज के वर्तमान समय में भी
और आज के वर्तमान समय में भी इटली की राजधानी रोम है। तो ये जो पेपल राज्य था, वहाँ पर पोप का नियंत्रण था और पोप चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, पर इटली एक धर्म राज्य बने, यानी इटली में धार्मिक सत्ता सबसे ऊपर रहे। इस तरह तीनों के विचार अलग-अलग थे। मेजनी गणराज्य चाहता था, चार्ल्स एल्बर्ट राजतंत्र चाहता था और जो पोप था वो धर्म राज्य चाहता था। इसलिए वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं दिए। मतलब ये दोनों देश को एकजुट तो करना चाहते थे, पर उसमें भी अपना फायदा देख रहे थे। और दूसरी तरफ यूरोप के कई देशों में यहूदियों को शहर के एक अलग हिस्से में रहने के लिए मजबूर किया जाता था और जहाँ यहूदी रहते थे उस बस्ती को घेटो नाम दिया गया। इस तरह यूरोप में यहूदियों के साथ भेदभाव किया जाता था। बाकी लोग यहूदियों को अपने बीच नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उन्हें अलग बस्ती में रखा और उस बस्ती को घेटो नाम दिया। तब से घेटो शब्द यूरोप के इतिहास में भेदभाव, सामाजिक अलगाव, धार्मिक असहिष्णुता का प्रतीक माना जाता है। कुछ दिन बाद ऑस्ट्रिया ने इटली के कुछ हिस्सों पर आक्रमण कर दिया, जिससे सर्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था चार्ल्स एल्बर्ट, उसका युद्ध ऑस्ट्रिया से हो गया और इस युद्ध में चार्ल्स एल्बर्ट हार गया और जो जनवादी आंदोलन चल रहा था इटली में, उसे ऑस्ट्रिया के शासक ने कुचल दिया, यानी बंद करा दिया और मेजनी की फिर से हार हो गई और उसे फिर इंग्लैंड भागना पड़ा। तो इस तरह इटली के एकीकरण का पहला चरण समाप्त हुआ। अब यहाँ से इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण चालू होता है। 1848 ईस्वी तक इटली के एकीकरण के लिए जितने प्रयास किए गए थे वो सब असफल रहे, लेकिन इन आंदोलनों के कारण धीरे धीरे इटली में जन जागरूकता बढ़ रही थी और लोगों में तेजी से राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी। तो इसी दौरान इटली का जो ये सर्डिनिया पिडमाउंट वाला क्षेत्र था, वहाँ पर एक नया शासक बनता है। इसका नाम विक्टर इमैनुअल था। विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था। तो जब ये राजा बना तो इसने इटली के एकीकरण के काम को फिर से तेज कर दिया। इटली के एकीकरण को पूरा करने के लिए उसने काउंट काबुल को प्रधानमंत्री बनाया। तो चलिए हम लोग काउंट काबुल के बारे में अच्छे से समझते हैं। ये काउंट काबुल है, ये एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी नेता था। भैया ये कूटनीतिज्ञ क्या होता है? कूटनीतिज्ञ का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धिमानी से, बातचीत और चालाक राजनीति से काम निकलवाता है, उसे कूटनीतिज्ञ कहा जाता है। तो काउंट काबूर एक महान कूटनीतिज्ञ था। काउंट काबूर मानता था कि जो ये ऑस्ट्रिया है वो इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा है और इस समस्या को हल करने के लिए और ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए काउंट काबूर ने फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि ऑस्ट्रिया को हराना इतना आसान नहीं था। वो उस वक्त शक्तिशाली राष्ट्र था। सन 1853 से 54 ईस्वी में एक युद्ध होता है। इसका नाम क्रीमिया युद्ध था, जिसमें एक तरफ रूस और दूसरी तरफ ओटोमन साम्राज्य, जिसे आज हम लोग तुर्की के नाम से जानते हैं, वो और ब्रिटेन, फ्रांस, सर्डिनिया, पिडमाउंट थे। भैया युद्ध क्यों हुआ था? युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि जो ये रूस का क्षेत्र था वो उस्मानिया साम्राज्य पर प्रभाव बढ़ाकर जो ये काला सागर का क्षेत्र था इस पर अधिकार करना चाहता था। तो इसी बात से जो ये ब्रिटेन और फ्रांस थे वो डर गए। उन्हें लगा कि ये रूस बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। तो रूस को रोकने के लिए वो लोग उस्मानिया साम्राज्य की ओर से युद्ध में उतर गए और जो ये काउंट काबूर था उसने अपनी कूटनीति का उपयोग किया और फ्रांस की ओर से युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। और समझने वाली बात तो ये थी कि फ्रांस ने सर्डिनिया पिडमाउंट को नहीं कहा था कि आकर हमारी मदद करो। काउंट काबूर अपनी कूटनीति से क्रीमिया युद्ध में फ्रांस की ओर से उतर गया था। भैया समझ नहीं आ रहा है, सर्डिनिया पिडमाउंट कहाँ से बीच में आ गया? ओ चिंटू, देखो, जो ये सर्डिनिया पिडमाउंट वाला क्षेत्र था, यहाँ पर एक नया शासक बना था। उसका नाम विक्टर इमैनुअल था। तो उसने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया और जो ये काउंट काबूर था उसने अपनी कूटनीति का उपयोग किया और फ्रांस की ओर से युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। तो हमने यहाँ पर सर्डिनिया पिडमाउंट इसलिए कहा क्योंकि काउंट काबूर सर्डिनिया पिडमाउंट का प्रधानमंत्री था और काउंट काबूर के कहने पर सर्डिनिया पिडमाउंट की सेना फ्रांस की ओर से क्रीमिया युद्ध में उतरी थी। आप समझ गए? हाँ भैया, लेकिन काउंट काबूल ने ऐसा क्यों किया और उसने सर्डिनिया पिडमाउंट की सेना फ्रांस की ओर से क्रीमिया युद्ध में क्यों उतार दिया? हाँ चिंटू, ये अच्छा सवाल है। देखो, जो ये काउंट काबूर था ये चाहता था कि सर्डिनिया पिडमाउंट की दोस्ती फ्रांस के साथ हो जाए, ताकि जो ये ऑस्ट्रिया बार बार हस्तक्षेप करता था इटली में उसको रोका जा सके। क्योंकि ऑस्ट्रिया बार बार इटली के एकीकरण को रोकता था। तो काउंट काबूर ने देखा कि फ्रांस युद्ध में उतरा हुआ है, तो काउंट काबूर इस मौके का फायदा उठाकर फ्रांस से दोस्ती करना चाहता था,
ताकि बाद में फ्रांस इटली के एकीकरण में मदद करे। और हुआ भी ऐसा ही। जब क्रीमिया युद्ध खत्म हुआ तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शांति सम्मेलन होता है। तो उस सम्मेलन में फ्रांस ऑस्ट्रिया के साथ सर्डिनिया पिडमाउंट को भी बुलाता है। इससे सर्डिनिया पिडमाउंट में काउंट काबूल की इज्जत और महत्व बढ़ गया। उस शांति सम्मेलन में यूरोप के बहुत सारे देश आए थे। तो वहाँ पर काउंट काबू ने पूरे यूरोप से कहा, ऑस्ट्रिया का इटली के मामलों में दखल देना गलत है। और इस तरह काउंट काबू ने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। उस समय फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय था। तो काउंट काबू ने नेपोलियन तृतीय से एक समझौता किया कि अगर कभी ऑस्ट्रिया इटली पर आक्रमण करता है तो फ्रांस सर्डिनिया पिडमाउंट की ओर से युद्ध करेगा। इसके बदले में काउंट काबू ने उस समय यहाँ पर जो ये दो रियासतें हैं, इनका नाम निस और सेवई है, इन दोनों रियासतों को काउंट काबू ने फ्रांस को देने का वादा किया। तो फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय ने काउंट काबूल को ये विश्वास दिया कि अगर उत्तर इटली और मध्य इटली की रियासतें वोट करके सर्डिनिया पिडमाउंट में मिलना चाहेंगे तो फ्रांस उन्हें नहीं रोकेगा। जब काउंट काबू ने सेवई और नीस का क्षेत्र फ्रांस को देने का वादा किया तो इटली में उसकी बुराई होने लगी कि काउंट काबूल इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन काउंट काबूल जानता था कि अभी पूरा इटली एक राष्ट्र नहीं बना है। तो अगर दो प्रांत खोकर उत्तरी इटली और मध्य इटली का एकीकरण हो जाता है तो ये तो बड़ी बात है। काउंट काबूल जानता था कि बिना फ्रांसीसी मदद के इटली का एकीकरण संभव नहीं था। पर अब तो काउंट काबूल को फ्रांस का समर्थन मिल गया था। अब काउंट काबूल बेचैन था ऑस्ट्रिया से युद्ध करने के लिए, क्योंकि जो ये इटली का लोम्बार्डी और वेनेशिया वाला क्षेत्र था उसे ऑस्ट्रिया ने अपने कब्जे में कर रखा था। तो 1859 से 60 ईस्वी के बीच ऑस्ट्रिया और सर्डिनिया पिडमाउंट के बीच बॉर्डर को लेकर लड़ाई हो जाती है। तब फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन तृतीय, वो फ्रांस की सेना को सर्डिनिया पिडमाउंट की मदद करने के लिए भेज देता है, क्योंकि फ्रांस ने वादा किया था। अब इनके बीच युद्ध होता है और ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह हारने लगती है। और इस तरह जो ये लोम्बार्डी का क्षेत्र ऑस्ट्रिया के कब्जे में था वो सर्डिनिया पिडमाउंट के कब्जे में हो जाता है। तब ऑस्ट्रिया फ्रांस से एक संधि करता है युद्ध को रोकने के लिए, जिसे विला फ्रांका की संधि कहा गया। ये संधि इसलिए हुई क्योंकि एक तरफ जो ये युद्ध था वो लंबा होता जा रहा था और दूसरी तरफ फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन तृतीय, वो घबरा रहा था, क्योंकि इटली में उस वक्त एक तरफ युद्ध चल रहा था और दूसरी तरफ लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी। और नेपोलियन तृतीय ने काउंट काबूल को वादा किया था कि अगर उत्तरी इटली और मध्य इटली एक में मिलना चाहेंगे तो फ्रांस उनको नहीं रोकेगा। और इधर उत्तरी इटली और मध्य इटली की जनता काउंट काबूल के एक इशारे पर एकीकरण के लिए तैयार थी। तो नेपोलियन तृतीय इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। उसे ये डर लग रहा था कि कहीं इटली ज़्यादा शक्तिशाली देश ना बन जाए, नहीं तो बाद में वो फ्रांस के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए जो युद्ध चल रहा था ऑस्ट्रिया के खिलाफ, उसमें जब फिर से ऑस्ट्रिया हारा तो ये वाला जो क्षेत्र था वेनेशिया का, इसे भी फ्रांस और सर्डिनिया पिडमाउंट मिलकर ऑस्ट्रिया से जीत गए थे। लेकिन नेपोलियन तृतीय ने फ्रांस की सेना को वापस बुला लिया। पर अभी भी ऑस्ट्रिया और सर्डिनिया पिडमाउंट के बीच युद्ध चल रहा था। तो नेपोलियन तृतीय ने इन दोनों के बीच समझौता कराने के लिए एक संधि कराई। इस संधि का नाम ज्यूरिक की संधि था। इस संधि में जो ये लोम्बार्डी का क्षेत्र था इसे सर्डिनिया पिडमाउंट को दे दिया गया और जो ये वेनेशिया का क्षेत्र था इसे फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को दे दिया। इस तरह लोम्बार्डी पर सर्डिनिया पिडमाउंट का अधिकार हो गया और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। तब कहीं इटली एक बड़े राज्य के रूप में सामने आया। लेकिन अब काउंट काबूल का ध्यान मध्य इटली और उत्तरी इटली के एकीकरण पर था। और पहले ही काउंट काबूल ने सेवई और नीस के प्रदेशों को फ्रांस को देने का लालच देकर इटली के अन्य राज्यों को सर्डिनिया पिडमाउंट में मिलाने के लिए मना लिया था कि अगर इटली के अन्य राज्य हम में मिलना चाहेंगे तो फ्रांस उनको नहीं रोकेगा। तो फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय मान गया था, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी कि जिन राज्यों को मिलाया जाएगा वहाँ पहले वोट होगा कि वो लोग सर्डिनिया पिडमाउंट में मिलना चाहते हैं कि नहीं। और काउंट काबूल इस शर्त को मान गया, क्योंकि वहाँ की जनता पहले ही काउंट काबूल के साथ थी। तो इस तरह 1860 से 61 के बीच काउंट काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी इटली और मध्य इटली की सभी रियासतें, जिनका नाम परमा, मोडेना, टस्कनी आदि था, इनको आपस में मिला लिया
और पता आस्ट्रिया कराने सिर्फ के मुंह लिए देखता रह एक गया। संधि कराई। इस संधि का नाम ज्यूरिक की संधि था। इस संधि में जो ये लोम्बार्डी का क्षेत्र था, इसे सर्डिनिया पिडमाउंट को दे दिया गया, और जो ये वेनेशिया का क्षेत्र था, इसे फ्रांस ने आस्ट्रिया को दे दिया। इस तरह लोम्बार्डी पर सर्डिनिया पिडमाउंट का अधिकार हो गया और वेनेशिया पर आस्ट्रिया का अधिकार हो गया। तब कहीं इटली एक बड़े राज्य के रूप में सामने आया, लेकिन अब काउंट काबूर का ध्यान मध्य इटली और उत्तरी इटली के एकीकरण पर था। और पहले ही काउंट काबूर ने सेवई और नीस के प्रदेशों को फ्रांस को देने का लालच देकर इटली के अन्य राज्यों को सर्डिनिया पिडमाउंट में मिलाने के लिए मना लिया था कि अगर इटली के अन्य राज्य हम में मिलना चाहेंगे तो फ्रांस उनको नहीं रोकेगा। तो फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय मान गया था, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी कि जिन राज्यों को मिलाया जाएगा वहां पहले वोट होगा कि वो लोग सर्डिनिया पिडमाउंट में मिलना चाहते हैं कि नहीं। और काउंट काबूर इस शर्त को मान गया, क्योंकि वहां की जनता पहले ही काउंट काबूर के साथ थी। तो इस तरह 1860 से 61 के बीच काउंट काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी इटली और मध्य इटली की सभी रियासतें, जिनका नाम परमा, मोडेना, टस्कनी आदि था, इनको आपस में मिला लिया। और ऑस्ट्रिया सिर्फ मुंह देखता रह गया और कुछ नहीं कर सका, क्योंकि सर्डिनिया पिडमाउंट के साथ फ्रांस और इंग्लैंड का समर्थन था। तो इसी डर से ऑस्ट्रिया कुछ नहीं कर सका। और उसी समय में ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण की समस्या से भी जूझ रहा था, क्योंकि इधर इटली का एकीकरण हो रहा था और उधर जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, और ऑस्ट्रिया इन दोनों के एकीकरण को रोक रहा था, इनके एकीकरण में बाधा बन रहा था। अभी हम लोग जर्मनी के एकीकरण को नहीं पढ़े हैं, उसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इटली के एकीकरण में आगे बढ़ते हैं। अभी इटली का एकीकरण पूरी तरह नहीं हुआ है। 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली रोम और वेनेशिया को छोड़कर बाकी राज्य एक में मिल गए थे और विक्टर इमैनुअल को अपना शासक मान चुके थे। तो अब बस ये 3 राज्य बच रहे थे जिनका एकीकरण होना बाकी था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो दक्षिण इटली है, इसका एकीकरण कैसे हुआ। दक्षिणी इटली में एक महान क्रांतिकारी नेता था, इसका नाम गैरिबाल्डी था। तो चलिए हम लोग पहले गैरिबाल्डी के बारे में अच्छे से समझते हैं। ये गैरिबाल्डी है। ये एक महान क्रांतिकारी नेता और देशभक्त था। ये सशस्त्र क्रांति का समर्थन करता था। भैया ये सशस्त्र क्रांति क्या होती है? सशस्त्र क्रांति का मतलब होता है ऐसी क्रांति जिसमें हथियारों के बल पर सरकार या शासन के खिलाफ क्रांति होती है, तो उस क्रांति को सशस्त्र क्रांति कहते हैं। तो ये एक सशस्त्र क्रांति का समर्थक था। ये इटली को एक देश बनाना चाहता था और इटली में गणतंत्र स्थापित करना चाहता था। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था, मतलब वो जहाज चलाने का काम करता था। पहले ये मेजनी के विचारों को मानता था और गणराज्य चाहता था, क्रांति में विश्वास करता था। पर बाद में ये काउंट काबूर से प्रभावित हो गया और संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों और स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। यानी गैरिबाल्डी ने इटली का एकीकरण करने के लिए उसके साथ जो काम करते थे कर्मचारी उनको और खुद से देशभक्ति करने वाले क्रांतिकारियों को मिलाकर हथियारों के साथ एक सेना बनाई, जिसका नाम उसने लाल कुर्ती रखा। उस समय जो ये दक्षिण इटली का क्षेत्र था, सिसिली और नेपल्स, यहाँ बुर्बो राजवंश का शासन था और यहाँ की जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से परेशान हो चुकी थी। इसलिए यहाँ के लोग गैरिबाल्डी का समर्थन करने लगे, जिससे गैरिबाल्डी ने अपने लाल कुर्ती की सेना को लेकर सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिया और वहां से बुर्बो राजवंश का अंत कर दिया। जीतने के बाद गैरिबाल्डी वहां का खुद राजा नहीं बना, बल्कि उसने विक्टर इमैनुअल को वहां का राजा बनाया और विक्टर इमैनुअल की अनुपस्थिति में वहां की देखरेख करने लगा। गैरिबाल्डी काउंट काबूर के विचारों से प्रभावित तो था, लेकिन वास्तव में गैरिबाल्डी के विचार काउंट काबूर से नहीं मिलते थे। इसके बावजूद काउंट काबूर ने गैरिबाल्डी के दक्षिणी अभियान का समर्थन किया। इस तरह गैरिबाल्डी के प्रयासों से दक्षिण इटली का भी एकीकरण हो गया। अब बस रोम और वेनेशिया बच रहे थे। तो 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, क्योंकि गैरिबाल्डी चाहता था कि रोम भी इटली में मिल जाए और इटली का एकीकरण जल्दी हो जाए। लेकिन काउंट काबूल ने रोम पर आक्रमण करने की योजना का विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए काउंट काबूल ने सर्डिनिया पिडमाउंट की सेना भेज दी। भैया पर काउंट काबू ने ऐसा क्यों किया?
काउंट काबूर भी तो इटली का एकीकरण चाहता था। तो अगर गैरिबाल्डी रोम पर आक्रमण करके उसे इटली में मिला देता, तो एकीकरण तो जल्दी हो जाता। तो फिर काउंट काबू ने उसे क्यों रोका? ओ चिंटू, कर दी ना बच्चों वाली बात। काउंट काबूर एक अच्छा कूटनीतिज्ञ था। वो जानता था अगर गैरिबाल्डी रोम पर हमला करेगा तो फ्रांस रोम की मदद करने के लिए सेना भेज देगा, क्योंकि फ्रांस ने पहले ही एक शर्त रखी थी कि अगर इटली के किसी राज्य को अपने में मिलाना चाहते हो तो वहाँ पर पहले वोट कराओ कि वहाँ की जनता तुम में मिलना चाहती है कि नहीं। पर जो रोम का शासक था पोप, वो इटली में मिलना नहीं चाहता था। और अगर गैरिबाल्डी रोम पर हमला करता तो फ्रांस रोम की मदद करने के लिए सेना भेज देता, जिससे एक बड़ा युद्ध हो सकता था। इसलिए जब काउंट काबूर गैरिबाल्डी से मिला तो उसने रोम पर आक्रमण के विचार को छोड़ दिया और गैरिबाल्डी ने बिना किसी शर्त के दक्षिणी इटली के सारे क्षेत्र और सारी संपत्ति को विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। तो विक्टर इमैनुअल गैरिबाल्डी से खुश होकर उसे दक्षिणी इटली का शासक बनने का प्रस्ताव दिए, लेकिन गैरिबाल्डी ने मना कर दिया और अपनी खुद की संपत्ति जो उसके पास थी वो भी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दिया और एक साधारण किसान की तरह जीवन जीने लगा। तो उसके इस त्याग, बलिदान और देशभक्ति के कारण पूरी दुनिया में उसकी प्रशंसा हुई और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय गैरिबाल्डी के चरित्र को खूब प्रचारित किया गया। इतना ही नहीं, लाला लाजपत राय ने तो उसकी जीवनी भी लिख दी। भैया, ये जीवनी क्या होता है? जीवनी का मतलब होता है किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी, कि उसने अपने जीवन में क्या क्या किया। तो लाला लाजपत राय ने गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी। 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काउंट काबूर की मृत्यु हो गई और वो पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। अब विक्टर इमैनुअल ने खुद रोम और वेनेशिया का एकीकरण करने का भार उठाया और अब विक्टर इमैनुअल सही मौके की तलाश में था। तो 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध होता है। तो विक्टर इमैनुअल प्रसा की ओर से युद्ध में उतर जाता है, क्योंकि विक्टर इमैनुअल ने सोचा कि अगर ऑस्ट्रिया हार जाएगा तो ये जो वेनेशिया का क्षेत्र है, जो अभी ऑस्ट्रिया के कब्जे में है, वो इटली में मिल जाएगा। तो इसलिए विक्टर इमैनुअल प्रसा की ओर से युद्ध में उतरा और अंत में प्रसा जीत गया और इटली में वेनेशिया को मिला दिया गया। अब इटली के एकीकरण में सिर्फ रोम बच रहा था। तो 1870 से 71 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध होता है। तो इस युद्ध को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला युद्ध जर्मनी के एकीकरण से जुड़ा हुआ है। तो जब हम लोग जर्मनी के एकीकरण को पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको समझेंगे। तो जब फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ तो फ्रांस तो व्यस्त हो गया था प्रसा से युद्ध करने में। तो विक्टर इमैनुअल ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और रोम पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि अभी फ्रांस रोम की मदद नहीं कर पाता। तो जो रोम का शासक था पोप, उसने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया और इस आक्रमण का विरोध किया। तो विक्टर इमैनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और रोम को इटली की राजधानी बना दिया। और आज के समय में भी इटली की राजधानी रोम है। पर अभी भी पोप रोम का इटली में मिलना पसंद नहीं कर रहा था, वो इसका विरोध कर रहा था। लेकिन अंत में मुसोलिनी जो फांसीवादी नेता था, उसने पोप के साथ समझौता करके उसे मना लिया और पोप को एक छोटा सा क्षेत्र देकर उसे एक स्वतंत्र देश बना दिया गया और इसका नाम वेटिकन सिटी रखा गया। और ये आज भी विश्व का सबसे छोटा देश है। इस तरह 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण हो गया और इटली को एक देश बना दिया गया। लेकिन इटली के बीचों बीच दो छोटे छोटे देश बन गए थे, एक वेटिकन सिटी और दूसरा सैन मैरिनो। भैया ये सैन मेरिनो कहाँ से आ गया? इसके बारे में तो आप कुछ बताया ही नहीं। ओ चिंटू, जो ये सैन मैरिनो देश है, इटली के एकीकरण के समय अलग देश ही बना रहा, लेकिन इस छोटे से देश ने इटली के राष्ट्रवादियों की मदद की इटली के एकीकरण में, जिससे गैरिबाल्डी ने इसकी स्वतंत्रता को मान लिया और आज भी ये एक स्वतंत्र देश है। इटली का एकीकरण मेजनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं और विक्टर इमैनुअल जैसे शासक के योगदान से पूरा हुआ। पर एकीकरण के लिए सबसे जरूरी राष्ट्रवादी भावना थी, जो इटली में फ्रांसीसी क्रांति के समय ही आ गई थी। तो इस तरह इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ था। अब अगली वीडियो में हम जर्मनी के एकीकरण को समझेंगे।